मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में आसमान छूती इमारतों के बीच एक ऐसी इमारत भी थी जो अपनी खामोशी और भयानक कहानियों के एक काले साए के लिए जानी जाती थी। सागरिका टावर्स। 12 मंजिलों तक तो जिंदगी आम थी, लोगों की हंसी और रोजमर्रा की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन 13वीं मंजिल, उसका नाम सुनते ही चाहे कोई कितना भी दिलेर क्यों न हो, उसके चेहरे पर डर की एक अजीब सी शिकन उभर आती थी। कहते थे उस मंजिल पर कुछ ऐसा भयानक हुआ था जिसने उसे मुंबई की सबसे डरावनी दास्तान बना दिया। और एक सर्द रात अपनी खोजी पत्रकारिता की सनक में मैं अनन्या गलती से उस रहस्यमयी और शापित मंजिल पर पहुंच गई। अब जब मैं आपको सागरिका टावर्स की उस भयानक रात के बारे में बताने जा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस अनजाने डर को महसूस करें जो हर पल मेरे अंदर बढ़ रहा था। एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन है तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को सुनिए और कल्पना कीजिए उस सुनसान लिफ्ट के अंदर की घुटन, उस ठंडी स्थिर हवा की जो मौत की तरह चुप थी और उस अजीब सी बेचैन चुप्पी की जो किसी भयानक अनहोनी का साया बनकर मंडरा रही थी। अपनी सांस थाम लीजिए, क्योंकि अब हम सागरिका टावर्स की 13वीं मंजिल के उस गहरे रहस्य में और गहराई से उतरने वाले हैं जहां वक्त ठहर गया था और दर्द की चीखें दीवारों से टकरा रही थी। मैं अनन्या वर्मा एक खोजी पत्रकार हूँ और मुंबई के पुराने रहस्यमयी घरों और इमारतों के बारे में लिखना मेरा जुनून है। मुझे उन कहानियों को उजागर करना अच्छा लगता है जिन्हें लोग दफन कर देना चाहते हैं। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त जो सागरिका टावर्स में रहता था ने मुझे उस इमारत के बारे में बताया। उसने दबी आवाज़ में कहा कि ये इमारत बहुत पुरानी है और इसकी 13वीं मंजिल सालों से बंद पड़ी है। वहाँ रहने वाले लोगों में उस मंजिल को लेकर एक अजीब सा अनकहा डर था। किसी ने अपनी आंखों से कुछ भयानक नहीं देखा था, पर हर किसी ने वहाँ एक अजीब सी बेचैनी, एक ठंडी छुअन ज़रूर महसूस की थी। मेरी पत्रकारिता की कीड़ा तुरंत जाग गया और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। मैंने सागरिका टावर्स के बूढ़े और संदेही मैनेजर मिस्टर डिसूजा से कई बार बात की और अपनी बातों से उसे किसी तरह मना लिया कि वो मुझे एक बार 13वीं मंजिल दिखा दे। वो पहले तो बिल्कुल राजी नहीं हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था जब मैंने उस मंजिल का नाम लिया। उसने मुझे भूत, प्रेतों और बुरी आत्माओं की कहानियाँ सुनाई, अपनी दादी माँ के ज़माने की डरावनी बातें बताईं। लेकिन फिर शायद मेरी लगातार गुहार या मेरी आंखों में छिपी उस कहानी को जानने की बेताबी देखकर वो अनिच्छा से मान गया। उसने मुझे साफ चेतावनी दी कि वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है और अगर मुझे ज़रा भी अजीब लगे तो मैं तुरंत वापस आ जाऊँ। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा क्रॉस निकालकर उसे कस कर पकड़ लिया था, जैसे वो किसी बुरी शक्ति से खुद को बचा रहा हो। एक धुंधली दोपहर, जब सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था, मिस्टर डिसूजा मेरे साथ उस पुरानी धीमी रफ्तार वाली लिफ्ट में 13वीं मंजिल की तरफ गया। लिफ्ट ऊपर जाते जाते अजीब तरह से रुक कर चल रही थी, जैसे उस बेजान मशीन को भी उस मंजिल पर जाने में डर लग रहा हो। हर मंजिल पर एक अजीब सी छीं की आवाज़ आ रही थी, जो मेरे अंदर डर की एक नई लहर पैदा कर रही थी। जब हम 13वीं मंजिल पर पहुंचे तो लिफ्ट का दरवाज़ा एक भारी आह के साथ खुला और मेरे सामने एक अंधेरा, स्विंग से भरा गलियारा था। हवा में एक अजीब सी ठंडी नमी थी, जैसे किसी ने बर्फ का कमरा खोल दिया हो, और एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जो इतना गहरा था कि मेरी अपनी सांसों की आवाज़ भी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी। मिस्टर डिसूजा ने जल्दी से दीवार पर लगे पुराने टिमटिमाते हुए स्विच को दबाकर लाइट जलाई। सब कुछ सुनसान और उदास था। एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर थी हवा में, पर मुझे कोई इमीडिएट डरावनी चीज़ महसूस नहीं हुई। मैं मिस्टर डिसूजा से कहने ही वाली थी कि यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं है, शायद सब लोगों की सुनाई बातें हैं, तभी मेरी नज़र एक कमरे के बिल्कुल कोने में पड़ी। अंधेरे में खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी में एक पुरानी धूल भरी रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी। उस बंद मंजिल पर हवा बिल्कुल बंद थी, खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं, तो वो भारी कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही थी। डर के मारे मेरी सांस गले में अटक गई। मिस्टर डिसूजा ने भी वो कुर्सी हिलते हुए देखी
और उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी सफ़ेद हो गया। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा कि हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। हम तेज़ी से उस लिफ्ट की तरफ भागे जो हमें यहाँ लाई थी, पर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद था और बटन दबाने पर भी वो नीचे नहीं जा रही थी। लिफ्ट के अंदर की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी किसी अनिष्ट का संकेत दे रही हो। अचानक उस खामोश गलियारे में एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। वो आवाज़ किसी औरत की थी और वो गाना इतना दर्द भरा और उदास लग रहा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे बिल्कुल करीब आ रही हो, दरवाजे के उस पार से। मिस्टर डिसूज़ा डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी, जैसे आंखें बंद कर लेने से वो डर भी गायब हो जाएगा। वो आवाज़ अब मेरे कानों में गूंज रही थी, एक टूटी हुई दर्द भरी चीख की तरह जो किसी अनकहे दुख को बयान कर रही थी। तभी लिफ्ट अचानक एक झटके के साथ चलने लगी और हम तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगे, उस भयानक आवाज़ को ऊपर ही छोड़कर। नीचे पहुंचकर मिस्टर डिसूज़ा ने एक पल भी नहीं घमाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इमारत से बाहर निकाल दिया। उसने मुझसे भीख मांगते हुए कहा कि मैं कभी भी उस मंजिल पर वापस न जाऊं और न ही किसी को उसके बारे में बताऊं। उसने कहा कि उस मंजिल पर एक बुरी साया है और उसे छेड़ने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं है। उस दिन के बाद से मैं कभी सागरिका टावर्स के पास भी नहीं गई। मैंने अपने पत्रकारिता के कॉन्टैक्ट से उस 13वीं मंजिल के बारे में और जानने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं बताया। बस इतना पता चला कि सालों पहले उस मंजिल पर एक जवान औरत ने रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि कुछ और ही भयानक था जो उस मंजिल की दीवारों में दफन है। आज भी जब मैं मुंबई की ऊंची इमारतों की स्काईलाइन को देखती हूँ तो मेरी नज़र सागरिका टावर्स पर ज़रूर जाती है, और जब मैं उस इमारत की 12वीं मंजिल के ऊपर उस रहस्यमयी बंद मंजिल को देखती हूँ तो मुझे उस ठंडी हवा, उस हिलती हुई कुर्सी और उस दर्द भरी आवाज़ की याद आ जाती है। वो 13वीं मंजिल आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है, मुंबई की सबसे डरावनी दास्तान का एक खामोश डरावना गवाह। और मैं जानती हूँ कि उस मंजिल पर कुछ ऐसा है जो कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होगा।